हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन करेंगे 7th क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम साइंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव स्वकोषी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीम, कुत्ता, गाय, शेर। तो हमें पता है कुत्ता, गाय और शेर दूसरों जीवों पर निर्भर होते हैं या पौधों पर निर्भर होते हैं। नीम अपना भोजन स्वयं बना सकता है और जो पौधे या जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी बोलते हैं। फिर है पाचन में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है। तो हमें पता है बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में शुद्ध आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचता है। तो 3 विधियां होती है ऊष्मा के स्थानांतरण होने की, चालन, संवहन और विकिरण। चालन द्वारा धातुओं में ऊष्मा स्थानांतरित होती है, संवहन द्वारा द्रव और गैसों में होती है और विकिरण द्वारा निर्वात में भी ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। हमें पता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, कुछ भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित कर देते हैं। तो अम्ल हमें पता है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लकड़ी का काटना किस प्रकार का परिवर्तन है। लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन होता है। मछली में श्वसन अंग क्लोम है और इंग्लिश में इसको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स। पत्तों में हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। नहीं, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, तो ये असत्य है। समुद्र से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, तो ये क्या होगा? असत्य। इसका आंसर होगा असत्य। लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, लिटमस को लाइकेन से ही प्राप्त। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखो। तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस जल, और इधर आपको चाहिए सूर्य का प्रकाश, और पत्तों में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। आपको उत्पाद क्या मिलेगा इसमें? आपको इसमें उत्पाद मिलेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। ये इसकी समीकरण है वर्ड्स में। इसको आप फार्मूले में भी लिख सकते हो, 6CO2 प्लस 6H2O, सेम वही सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या मिलेगा? C6H12O6 प्लस 6O2। यानी उत्पाद होंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, और कच्ची सामग्री क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको आप यहाँ देख भी सकते हो बुक में, आपने यहाँ पे इसको पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये इसका चित्र है प्रकाश संश्लेषण का जो आपने बुक में पढ़ा है। पत्तों में क्लोरोफिल होता है, सौर ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ऑक्सीजन ये दे रहा है, और साथ के साथ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भोजन स्टोर हो जाता है पौधे में। तो शायद आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट है, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो हमें पता है ऊनी वस्त्रों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, सुराख होते हैं, और उनमें हवा भरी होती है। और हमें पता है हवा ऊष्मा की कुचालक है जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती और हमारा शरीर फिर गर्म हो जाता है। लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखो।
तो लोहे को जंग से बचाने के लिए सबसे पहले आप लिख सकते हो पेंट। पेंट करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, क्योंकि पेंट की जो लेयर होगी, परत होगी, वो लोहे को हवा और नमी से बचाएगी, जिससे जंग नहीं लगेगा। दूसरा आप लिख सकते हो यसद लेपन। क्या? यसद लेपन। यसद लेपन। पहला पेंट। यसद लेपन क्या होता है? लोहे पे जिंक धातु की परत चढ़ाकर हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, जिसमें खाने पीने की सामग्री स्टोर की जाती है। तीसरा आप लिख सकते हो मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर लोहे में कोई दूसरी धातु मिलाकर, जैसे लोहे में क्रोमियम कार्बन मिलाकर हम स्टील बना सकते हैं और स्टील को कभी जंग नहीं लगता। फिर है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो आपको ये वाला चित्र बनाना है। सबसे पहले नासा हुआ और यहाँ पे ये होती है श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। श्वास नली के बाद यहाँ पे ये दो नलियों में डिवाइड हो जाती है और ये है हमारा फेफड़ा, ये है पंसलियाँ। पंसलियों के अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। 12 हड्डियों से एक साइड की पंसली बनी होती है, तो 12 जोड़ी हड्डियाँ पंसलियाँ बनाती है और उनमें फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ये है फेफड़े, ये है डायाफ्राम। इधर फिर हम देखेंगे तो ये है गुहिकाएँ, जो जब हम सांस लेते हैं तो गुब्बारों की तरह फूल जाती है। तो ये वाला चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा। सबसे पहले कॉपर सल्फेट आपको लेना होता है, उसमें पानी ऐड करोगे और थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे। इसके बाद आप गरम करोगे तो कुछ टाइम के बाद एक सेचुरेशन स्टेज आ जाती है, तब आप उसको फिल्टर पेपर से छान लेते हो और तब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। और ये देखने के लिए अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये प्रैक्टिकल मैंने मेरे चैनल पे करवा रखा है, हाउ टू मेक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऊष्मा चालक। ऊष्मा चालक कौन से पदार्थ होते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा आसानी से पास हो जाती है, या वे पदार्थ जो अपने आप में से ऊष्मा को आसानी से पास कर देते हैं, उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। और ऊष्मा चालक के उदाहरण होंगे सभी धातुएं, जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है, पीतल है जो मिश्र धातु है, ये सभी ऊष्मा के चालक होते हैं। इसके बाद में ऊष्मारोधी वो पदार्थ होते हैं जो अपने आप में से ऊष्मा को आसानी से पास नहीं होने देते, और इनके उदाहरण हैं जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। जल और वायु भी क्या होते हैं? वायु भी ऊष्मा का कुचालक है, और इसके लिए आपने एक प्रैक्टिकल भी किया होगा लैब में, टेस्ट ट्यूब में आपने पानी लिया होगा और इसके बाद में ये प्रैक्टिकल किया होगा। इसके बाद में है शवपोषी, विषमपोषी व परपोषी का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो शवपोषी वो जीव हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और इनमें होते हैं क्लोरोफिल युक्त सभी जीव। जैसे अमरबेल भी एक पौधा ही है, लेकिन वो शवपोषी नहीं है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे निर्भर होते हैं, उनको हम बोलते हैं विषमपोषी। और विषमपोषी भी आगे फिर कई प्रकार के हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इसमें परपोषी भी है। तो विषमपोषी के उदाहरण होंगे जैसे शेर, गाय, कुत्ता, मनुष्य, बकरा, ये सभी विषमपोषी हैं। परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों के शरीर पे
रहते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं। तो इनके उदाहरण होंगे जैसे जुएं हैं, चिंचड़ी है, अमरवेल हैं, ये परपोषी के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे इनको डिटेल में। इसके बाद में है डॉक्टरी थर्मामीटर व प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर व समानताएं लिखें। तो हमें पता है, आपने देखे भी होंगे, हमेशा जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं वो लाइन खींच के किया करो, ठीक है। अब इसका अगर आप विद डायग्राम चित्र बना के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर और ये है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो देखो, आपने जब देखा है तो इसमें इसका जो प्रेशर है वो कितना है, 0 से 10 नीचे है, यानी -10 से ऊपर 110 तक, 100 से भी 10 ऊपर है तो 110 डिग्री। तो पहला डिफरेंस तो यही है क्या कि इन दोनों में इसका जो प्रेशर है वो क्या है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। दोनों डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। और इसका प्रेशर कितना है, 10 से लेके -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब दोनों में समानताएं क्या, अब ये तो मैंने अल्कोहल थर्मामीटर ले रखा था, ठीक है, और हम मरकरी थर्मामीटर भी ले सकते हैं। दोनों में पारा भरा होता है। ये तो अल्कोहल है, मरकरी और देखते हैं हम। ये है प्रयोगशाला तापमापी जिसका प्रेशर कितना है, 10 से 110 तक। तो सबसे पहले हम समानताओं की बात करें तो दोनों में पारा भरा हुआ है, दोनों में क्या है, पारा भरा हुआ है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, दोनों में जब तापमान को मापा जाता है तो पारा ऊपर चढ़ता है, ठीक है। दोनों में कांच की ट्यूब है, ऊपर जो नली है वो क्या है, कांच की है। तो समानताएं तो ये हैं। अब हम अंतर लिखें तो अंतर क्या होता है, सबसे पहले इसका प्रेशर कितना है, 35 से 42 डिग्री, और इसका प्रेशर इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके, 10 से लेके 110 तक। अब इसमें एक थोड़ा सा आपको विहंग दिखाई देगा, किसमें, डॉक्टरी थर्मामीटर में, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर में ऐसा विहंग नहीं है। तो ये भी दोनों में अंतर है। इसका प्रयोग हम करते हैं मनुष्य का तापमान मापने के लिए, मानव का तापमान मापने के लिए, और इसका प्रयोग हम करते हैं प्रयोगशाला में किसी भी पदार्थ का तापमान मापने के लिए। अब इसका प्रयोग उबलते पानी का तापमान मापने के लिए नहीं किया जा सकता, बर्फ़ का तापमान मापने के लिए भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रेशर ही कितना है, 35 से 42। लेकिन इसका हम कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ लगभग 0 डिग्री के आसपास होती है और उबलता पानी 100 डिग्री के आसपास होता है। तो इस थर्मामीटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग जब हम करते हैं प्रयोगशाला तापमापी का, तो पदार्थ के ये स्पर्श होना चाहिए, पदार्थ के टच में होना चाहिए। लेकिन इसका जब हम प्रयोग करते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं, तब ये मनुष्य के शरीर के बाहर इसकी रीडिंग पढ़ी जाती है। पहले कुछ टाइम के लिए मनुष्य के शरीर माउथ में या अंडरआर्म में रखा जाता है, इसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। तो ये है दोनों में समानताएं और असमानताएं।